दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न आपको आसानी से नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। जब तक आप किसी चीज़ को विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, तब तक अगर आप ये कहें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रटकर या जो मार्केट में उपलब्ध हैं प्रैक्टिस सेट केवल उनको रटकर काम चल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको विस्तृत पढ़ना ही होगा। और जब तक आप विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, तब तक केवल कुछ चुनिंदा प्रश्नों से ही अगर आप कहें कि परीक्षा में सारे प्रश्न हल कर लें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण इन प्रश्नों की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी नए लोग हैं चैनल को देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं आप। 16 सितंबर से हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी तक जितनी 90-95 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने विस्तृत पढ़ रखा है। अगर आपने विस्तृत नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी पाठ्यक्रम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज आप ना ज्वाइन करें। मैं सीधे तौर पे मना कर रहा हूं कि अगर आपने विस्तृत नहीं पढ़ा है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, पैसा बर्बाद ना करें। मेरा मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है। यदि आपने पढ़ रखा है विस्तृत, कहीं से भी कैसे भी आपने पढ़ रखा है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी और 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज के इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। कई लोगों ने कहा कि सर साधारण प्रश्न बना दीजिए ABCD करके ऑप्शन में, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं चाहे वो लाइव कक्षा हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, 1 2 3 करके हम प्रश्न बनाते हैं। 1 2 3 होता है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। लेकिन आज सभी प्रश्न, अगर एक आध प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न आपके ABCD में इसी प्रकार के हैं। साप्ताहिक पत्रिका स्वदेश, जिसका संपादन गोरखपुर से दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने किया, इस पत्रिका के दशहरा अंक का संपादन किसने किया? पांडे बेचन शर्मा उग्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। आपका उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। जब पांडे बेचन शर्मा का मैंने अपनी खबर आप लोगों को पढ़ाया था, तो पांडे बेचन शर्मा के बारे में मैंने पूरा विस्तृत आपको बताया था। वहीं पर मैंने यह भी तथ्य आप लोगों को बताया है। अपनी खबर आत्मकथा में किसने कहा उग्र से कि उग्र अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो? शिवपूजन सहाय, जैनेन्द्र कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा, पन्नालाल गुप्त। अगर आपने अपनी खबर पढ़ा है, विस्तृत में पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। उत्तर होगा ए, शिवपूजन सहाय। तेरी कंथा के कोने में कुछ संबल या संशय है, अरे पथिक होने में तेरी। उपरोक्त असंबल गान किस रचना की है? मेरा परिवार, पुनर्नवा, आंगन के पार द्वार, अपनी खबर। आपका उत्तर हो जाएगा डी, अपनी खबर। जब अपनी खबर पढ़ेंगे तो उसी के अंत में यह असंबल गान है और उसी की यह पंक्ति है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर, जिसमें कुल अध्यायों की संख्या 17 है, कि किस अध्याय के अध्याय धरती और धान में किस कहावत को कहा गया है? नई जमीन तोड़ना, ओछे की प्रीत बालू की भीत, पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा, साठा तब पाठा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो रचना है अपनी खबर, जिसमें कुल 17 अध्याय है, उसमें से जो एक अध्याय है धरती और धान, धरती और धान में किस कहावत का प्रयोग किया गया है? कौन सी कहावत कही गई है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा। अगला प्रश्न,
अनंत पथ के यात्री धर्मवीर भारती नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? विष्णुकांत शास्त्री, ज्ञान रंजन, मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। आपका उत्तर हो जाएगा ए, विष्णुकांत शास्त्री। जब मैंने विष्णुकांत शास्त्री का सुधिया उस चंदन के वन की आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहीं पर विष्णुकांत शास्त्री के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूरा विस्तृत आप लोगों को बताया गया है। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण में किसका संस्मरण नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नामवर सिंह। किसका संस्मरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि सुधिया उस चंदन के वन की में कुल संस्मरण की संख्या कितनी है, और ये सारी चीज़ आप लोगों को विस्तृत पढ़ाया गया है। उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका फूल की पहचान सरस सुहास केवल के नाम से है। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा का आपको मिल जाएगा दीप बुझ गया शिखा अमर है। नामवर सिंह की अगर हम लोग बात करें तो रणनीति को वरीयता नाम से है। इसी तरीके से उमाशंकर जोशी का है भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष, विधायक की यातना, भागवत भूमि उत्तर यात्रा। तो बहुत सारे इसमें आप देखेंगे कि संस्मरण दिए गए हैं। कुल अगर संस्मरण की बात करें, आप कहीं लिखना चाहें तो लिख लें, कुल संस्मरणों की संख्या 12 है। सुधिया उस चंदन के वन की, इसमें कुल संस्मरण की संख्या 12 है। गौर से सुने, स्वामी अखंडानंद सरस्वती के ऊपर 2 हैं, श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही, खंड खंड फिर भी अखंड 2 हो गया। तीसरा दीप बुझ गया शिखा अमर है महादेवी वर्मा पर। चौथा आलोक छुआ अपनापन अज्ञेय पर। पांचवा फूल की पहचान सरस सुहास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। छठा पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता रांगे नरोत्तम शास्त्री। सातवां है वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्रनाथ शर्मा। आठवां है रणनीति को वरीयता नामवर सिंह। नौवां है भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमाशंकर जोशी। 10वां है विधायक की यातना। 11वां है भागवत भूमि उत्तर यात्रा। और 12वां है पीढ़ियों से बिछुड़े भाइयों के बीच चंद्रोज। मैंने 12हों का नाम इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग बगैर जाने समझे हुए वीडियो को जरा सा थोड़ा सा देखेंगे और कमेंट करेंगे सर 12 नहीं, मैंने तो 11 पढ़ा है। कोई कहेगा नहीं सर मैंने तो 10 ही पढ़ा है। कोई कहेगा नहीं सर मैंने 8 ही पढ़ा है। तो इसलिए मैंने 12हों का नाम बता दिया। अगला प्रश्न, सुधिया उस चंदन के वन की में किसकी पंक्तियों को उदाहरण के रूप में लिया गया है? तुलसीदास, सूरदास, घनानंद। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, यानी तुलसीदास और घनानंद। कबीर की भी बात की गई है, कबीर के भी पंक्तियों को लिया गया है उदाहरण के रूप में, लेकिन सूरदास नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर होगा 1 और 3। सुधिया उस चंदन के वन की में यह द्विपदी किसने कहा है कि पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया अब क्या करना बाकी, व्योमकेश दरवेश चलो गंगा तट एकाकी। नामवर सिंह, अज्ञे, विष्णुकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सौंदर्य मेरी साधना है किंतु पुरुषार्थ मेरी सौंदर्य साधना से भी परे लोकोत्तर सत्य है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने एक निबंध लिखा है, उस निबंध का नाम है बोलते क्षण। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लें, बोलते क्षण। बोलते क्षण जो निबंध है जगदीश चंद्र माथुर का, उसी का यह कथन है और यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में किसने कहा कि
लोक जीवन और संस्कृति के प्रति अपने इस मध्यवर्गीय अथाह प्रेम को उन्होंने जीवन के अनुभवों तथा भोगे हुए यथार्थ से सींचा है। धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गोविंद चातक। आपका उत्तर हो जाएगा डी, गोविंद चातक। थोड़ा रुक कर उत्तर इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग भी अपना आकलन कर सकें, और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि इन प्रश्नों में आपके कितने सही हैं। वैसे 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज तो सुबह ही भेजी जा चुकी है, 10 बजे PDF भेज दिया जाता है। जगदीश चंद्र माथुर ने किस रचना में कहा कि वह छायावाद की साक्षात मूर्ति सुमित्रा नंदन पंत से अभिभूत हुए और फिर उन स्वप्नों के विधाता बने मेरे पंत जी। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, बोलते क्षण, भोर का तारा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना में इसी की भूमिका में जगदीश चंद्र माथुर ने कहा है सुमित्रानंदन पंत के बारे में कि वे छायावाद की साक्षात रसमूर्ति सुमित्रानंदन पंत से अभिभूत हुए और फिर उन स्वरों के विधाता बने, उन स्वप्नों के विधाता बने मेरे पंत जी। जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है 10 तस्वीरें में किसका चरित्र लेख है? अमरनाथ झा, शिशिर भादुड़ी, पुरुषोत्तम मंगेश, FC पियर्स, पन्नालाल घोष, अनंत सदाशिव, श्री राम वाजपेयी, सच्चिदानंद सिन्हा, सुधींद्र नाथ, लक्ष्मी नारायण माथुर। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। यहाँ पर 10 तस्वीरें जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है उसमें 10 व्यक्तियों का चरित्र लेख है, और वो 10 व्यक्ति कौन है? मैंने 10 का नाम यहाँ पर दे दिया है। पहले में 8 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 2 हैं। सॉरी, पहले में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं, दूसरे में 2 हैं। तो 4 4 8 2 10। तो इस तरीके से 10 का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें में किसका चरित्र लेख नहीं है, तो जब आपको पता रहेगा कि किसका किसका है तो वहाँ पर एक कौन नहीं है उसे आप आसानी से छांट देंगे। जिन्होंने जीना जाना में कुल 12 चरित्र चित्रण हैं। इस 12 में ग्रामीण हृदयों के सम्राट शीर्षक से किसका चरित्र चित्रण है? ग्रामीण हृदयों के सम्राट रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंदन पंत, राजेंद्र प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, जिन्होंने जीना जाना में तपस्वी साहित्यकार शीर्षक से किसका चरित्र चित्रण है? बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, भिखारी ठाकुर, राधिका रमन प्रसाद सिंह। भाई कुल 12 चरित्र चित्रण किया गया इसमें, जिनमें से प्रश्न संख्या 13 और 14 में आप देखें 8 नाम तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे ही दिया है। बाकी पूरा का पूरा PDF मैंने आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्टिव, जब वीडियो लेक्चर भेजा जाता था, डिस्क्रिप्टिव कक्षा हो रही थी, तब मैंने आप सभी लोगों को जगदीश चंद्र माथुर की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को भेज दी गई थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 14 का बी, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न, महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने आप में एक सुख है। इसे मैंने इन यात्राओं से सीखा है। उपरोक्त कथन किस रचना का है? निर्मल वर्मा की रचनाएं हैं। वह दिन, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध से उठती धुन। उत्तर हो जाएगा बी, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी में संस्मरणों यानी यात्रा वृत्तांत जो है, यहाँ पर संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत की संख्या कितनी है? अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने संस्मरण भी लिख दिया, यात्रा वृत्तांत भी लिख दिया।
तो संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा। 4, 5, 6, 7 मैंने सिर्फ और सिर्फ पूछा है चीड़ों पर चांदनी में। आपका उत्तर हो जाएगा बी 5, क्योंकि जो चीड़ों पर चांदनी रचना है उस रचना में 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है उत्तरी रोशनियों की ओर, जिसमें 4 संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत्मक संस्मरण है। दूसरा है चीड़ों पर चांदनी, जिसमें 5 हैं। देहरी के बाहर, जिसमें कि 3 हैं। अब चीड़ों पर चांदनी में जो 5 हैं वो 5 कौन कौन से हैं, नाम आपको बता दें। पहला है दिलीत से, दूसरा है बर्त राम का, तीसरा है पेरिस, चौथा है बियना, पांचवा है चीड़ों पर चांदनी। तो इस तरीके से इसमें 5 है। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग लिख सकें, जो लोग लिखते रहते हैं वो जरूर लिख सकें। निम्न में से किसने इब्सन के 2 नाटकों का अनुवाद समाज के स्तंभ और गुड़िया का घर नाम से किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। आपका उत्तर हो जाएगा ए लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने किस नाटक की भूमिका में लिखा कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, नारद की वीणा। आपका उत्तर हो जाएगा बी मुक्ति का रहस्य। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य की भूमिका में लिखा है कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली में निम्न कथन किसका है कि कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह है। मनोरमा, चंद्रकला, मुरारीलाल, मनोज शंकर। उत्तर हो जाएगा आपका ए मनोरमा का कथन है। जब मनोरमा और चंद्रकला का वार्तालाप होता है, मनोरमा अपने बारे में बताती है, पेंटिंग बनाती है, अपने शादी के बारे में बताती है कि 8 वर्ष पहले मेरी शादी हो गई थी और ठीक उसके 8 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया और उनके देहांत हुए 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 8 वर्ष पहले शादी हुई, फिर उसके बाद 8 वर्ष पर बताती है कि मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है। तो उस कथन से यह पता चलता है कि उस समय उसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष की है। तो इस निष्कर्ष पर भी कथन प्रश्न बन सकता है कि मनोरमा की सिंदूर की होली में मनोरमा की आयु कितनी है, तो 16 वर्ष बताया गया है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है एक। तो 19 का उत्तर हो जाएगा आपका ए मनोरमा। 20 देखें, सिंदूर की होली में निम्न कथन किसका है? याद कीजिए वह रात, 10 वर्ष बीत गया, आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपये बचा लेने के लिए। मनोज शंकर, मुरारीलाल, रजनीकांत, भगवंत सिंह। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए मनोज शंकर। मनोज शंकर किससे कहता है? मुरारीलाल से कहता है। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है। अगला प्रश्न, मनु भंडारी की रचना महाभोज में सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया कौन है? सक्सेना, दत्ता बाबू, लोचन भैया, लखन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी लोचन भैया। अगला प्रश्न,
शंकर शेष का प्रथम नाटक कौन सा है? बंधन अपने अपने, अरे मायावी सरोवर, खजुराहो का शिल्पी, एक और द्रोणाचार्य। उत्तर हो जाएगा ए, बंधन अपने अपने। अगला प्रश्न, अंधा युग नाटक का कौन सा पात्र आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे हम आज का धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं? युयुत्सु, संजय, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा आपका ए, युयुत्सु। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है का पात्र कौन नहीं है? लाला रूपाराम, रामस्वरूप, रोचूराम, राम नारायण। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, राम नारायण। राजेंद्र यादव की जो कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है उसका पात्र यहाँ पर कौन नहीं होगा? तो आपका उत्तर होगा डी, राम नारायण उसका पात्र नहीं है। कफन कहानी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति, शोषण व्यवस्था का चित्रण, अंधविश्वास का चित्रण, शिक्षा व्यवस्था का चित्रण। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। कफन कहानी में सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति है, शोषण व्यवस्था का चित्रण है, अंधविश्वास का चित्रण है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का चित्रण इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपका उत्तर होगा कि 1 2 3 सही है। मैं जब भी लिखने बैठता हूं तो यह सोचकर मेरी रूह कांप उठती है कि इसे फणीश्वरनाथ रेणु भी पढ़ेंगे। किसने कहा है? सत्यनाथ भादुड़ी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, विमल कुमार। आपका उत्तर हो जाएगा बी, निर्मल वर्मा ने कहा है। भाई सत्यनाथ भादुड़ी तो फणीश्वरनाथ रेणु के गुरु थे, तो यहां गुरु क्यों कहेंगे? तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका। चलिए अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपी थी? नवनीत, वसुधा, ज्ञानोदय, निकष। ये जितनी पत्रिकाएं हैं इन सारी पत्रिकाओं के बारे में एक पूरा मैंने टेस्ट सीरीज पत्रिकाओं के बारे में ही आप लोगों को करा दिया है। आप देखेंगे तो वहां पर वो सारी विस्तृत आपको मिल जाएगी। यहाँ पर उत्तर होगा निकष। निकष जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी धर्मवीर भारती की, और 1956 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी निकष। इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया है जितनी भी पत्रिकाएं हैं। रसप्रिया कहानी का प्रारंभ किन वाक्यांशों से होता है? धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई चमक सी छा जाती है। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूंछ हो जाती थी। खेत के आल पर झर जामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है। मोहना बेसुध होकर गा रहा है। मृदंग के बोल पर वो झूम झूम कर नाच रहा है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई चमक छा जाती है। तो यहीं से यह कहानी प्रारंभ होती है। भूले बिसरे चित्र, जिसमें कि कुल 5 अध्याय हैं, के पात्रों और उनके परिचय का बेमेल जोड़ा कौन सा है? ज्वाला प्रसाद, घाटमपुर इलाके का नायब तहसीलदार, प्रभुदयाल, घाटमपुर का नंबरदार, गजराज सिंह, घाटमपुर का जमींदार, मीर सखावत हुसैन, घाटमपुर का साधारण किसान। प्रश्न संख्या 29। ये पूरा आप लोगों को पूरा विस्तृत मैंने पढ़ाया है, एक एक पॉइंट मैंने समझाया है, पूरी कहानी इसकी क्या है वो मैंने पूरा आप लोगों को सुनाया है। वीडियो भी पब्लिश शायद है भूले बिसरे चित्र। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर हो जाएगा डी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप विस्तृत चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मीर सखावत हुसैन वहां के तहसीलदार हैं। देखिए तहसीलदार और नायब दोनों अलग होते हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्वाला प्रसाद नायब तहसीलदार हैं, जबकि मीर सखावत हुसैन तहसीलदार थे, किसान नहीं थे। गोदान उपन्यास में धनिया के कितने बच्चे दवा दारू के अभाव में मर जाते हैं? ऐसा धनिया सोचती है कब?
तो आप जानते हैं कि जब उसका पति बीमार होता है तब वो सोचती है, और मुख्य पृष्ठ पर ही आपको मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है गोदान तो जरूर आपको पता होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ पर ही धनिया ये सोचती है कि दवा दारू के अभाव में ही हमारे 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गर्जने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। गोदान के राय साहब के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, जितेंद्र वत्स, जगदीश पांडे। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन काल्पनिक पात्र नहीं है? यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन नाटकों में काल्पनिक पात्र हैं जयशंकर प्रसाद के और कौन कौन है, उसे आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। काल्पनिक पात्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन काल्पनिक पात्र नहीं है, इसका मतलब 3 काल्पनिक पात्र हैं, कोई एक है जो काल्पनिक पात्र नहीं है। तो वह कौन नहीं है? शेखर स्वामी, यानी फिंगल काल्पनिक पात्र है, कोमा काल्पनिक पात्र है, मिहिरदेव काल्पनिक पात्र है। यहां तक कि मंदाकिनी भी देखें तो मंदाकिनी भी क्या है? मंदाकिनी भी काल्पनिक पात्र है। अगर आपको लिखना है तो लिख लें, 3 नाम तो आपके पास यहाँ दिख ही रहे हैं, उसके अलावा चौथा नाम मंदाकिनी का भी लिख लें। मंदाकिनी भी काल्पनिक पात्र है। अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चाहे वीडियो अपलोड किया जाए या रात में लाइव कराया जाए, जो भी पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लाभ उठा सकेंगे। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। किसका कथन है? मिहिरदेव की पुत्री, सकराज की प्रेमिका, रामगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त की बहन। मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया है कि कोमा का नाम दे दें, मंदाकिनी का नाम दे दें, ध्रुव स्वामिनी का नाम, ऐसे विकल्प बना दें, तो मैंने नाम नहीं दिया है। यहाँ पर मैंने मिहिरदेव की पुत्री, सकराज की प्रेमिका, रामगुप्त की पत्नी, चंद्रगुप्त की बहन। प्रश्न संख्या 33 में आपका उत्तर होगा सी, रामगुप्त की पत्नी। यानी रामगुप्त की पत्नी किसकी बात हो रही है? ध्रुव स्वामिनी की। यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी की। यह कथन ध्रुव स्वामिनी का है। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्रुव स्वामिनी का कथन है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। वैसे मिहिरदेव की पुत्री का नाम आप जान लें, कोमा है, और यही कोमा सकराज की प्रेमिका भी है। वहीं रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी है, तो चाणक्य की बहन रामगुप्त की चंद्रगुप्त की बहन और रामगुप्त की बहन मंदाकिनी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आचार्य मिहिरदेव किससे कहते हैं कि स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मिहिरदेव किसको समझाते हैं, किससे कहते हैं कि स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। उत्तर हो जाएगा डी, सकराज। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के कितने वर्षों की कथा है?
18 वर्ष, 11 वर्ष, 22 वर्ष, 14 वर्ष। उत्तर हो जाएगा आपका बी 11 वर्ष। 455 ईस्वी से लेकर 455 से लेकर 466 तक 11 वर्षों का है। ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी 11। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर रचना आपके पास है या आपने डाउनलोड किया है, जैसे भी जिस भी रूप में आपके पास उपलब्ध है, आप भूमिका पढ़ लीजिए। भूमिका के बाद उसमें जो पात्रों का परिचय दिया है उसे पढ़ लीजिए। उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और अक्सर परीक्षा में वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हाँ, जो अंदर से प्रश्न होते हैं, जो कथन दिया जाता है, वो कथन की अगर बात करें तो 2-3 प्रश्न अगर उन्हें आप छोड़ दें तो बाकी जितने प्रश्न आपको मिलेंगे वो सब के सब मुख्य पृष्ठ और भूमिका, पात्र परिचय इन्हीं से मिल जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक में अंकों की संख्या के आधार पर कौन सा भिन्न है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। यानी इनमें से 3 अंक ऐसे हैं जिनमें दृश्यों की संख्या समान है और 1 अंक ऐसा है जिसमें दृश्यों की संख्या अन्य 3 से अलग है। अब समझ में आया प्रश्न? चलिए उत्तर आपको बता दें। उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा अंक। पहले अंक में दृश्यों की संख्या 7 है, दूसरे अंक में दृश्यों की संख्या 7 है, तीसरे अंक में दृश्यों की संख्या 6 है और चौथे अंक में भी दृश्यों की संख्या 7 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से आपका उत्तर होगा सी, तीसरा अंक। स्कंदगुप्त नाटक में काल्पनिक पात्र कौन है? अब स्कंदगुप्त में पूछा गया, यहाँ काल्पनिक पात्र कौन सा है? इससे पहले प्रश्न मैंने पूछा था कि काल्पनिक पात्र कौन नहीं है। यहाँ पर काल्पनिक पात्र कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रपंच बुद्धि। अगला प्रश्न, रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। उपरोक्त अंश किस निबंध का है? वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतेंदु का निबंध। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध। धर्म और समाज, चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। किस निबंध का उपरोक्त अंश है? अगर आपने निबंध पढ़ रखा है तो यहाँ पर बहुत आसानी से इन उत्तर को आप समझ सकते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है। जैसे निबंध आप पढ़ेंगे आपको दूसरे पैराग्राफ पर ही, दूसरे पेज पर ही, पैराग्राफ में दूसरे पेज पर ही आपको यह कथन मिल जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाता है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। यह कथन किस निबंध का है? धर्म और समाज, कछुआ धर्म, अमंगल के स्थान, मारस मोहि कुठाऊं। यहाँ पर गुलेरी जी के जो 4 निबंध दिए गए हैं इनमें से किस निबंध का यह कथन है कि वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता है? उत्तर हो जाएगा ए, धर्म और समाज। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महादेवी वर्मा की पीड़ा को प्रेम का पर्याय माना है? विमल कुमार, सुमित्रानंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन, गणपति चंद्र गुप्त। उत्तर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। लल्लन प्रसाद व्यास की दैनिक पत्रिका जो 1961 ईस्वी में तरुण भारत, 1961 में जो तरुण भारत थी वो कहां से प्रकाशित होती थी? तरुण भारत पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी?
लल्लन प्रसाद व्यास की दैनिक पत्रिका तरुण भारत, जो कि 1961 में, यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, तरुण भारत कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दें, क्या कमेंट करके आप लोग बताएंगे या आगे बढ़े हम लोग? चलिए कमेंट करके जरूर आप ये बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने बताया नहीं, और उल्टा सीधा फिर कमेंट होने लगता है। कोई लखनऊ बताएगा, कोई इलाहाबाद बताएगा, कोई दिल्ली बताएगा, कोई कानपुर बताएगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका बी, लखनऊ। तो इस तरीके से आज के 41 प्रश्न थे। यदि आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा कंप्लीट सिलेबस का जो बैच प्रारंभ होगा, नया बैच, वो परीक्षा के बाद प्रारंभ होगा। मैंने 25 अक्टूबर को कहा था कि एक बैच प्रारंभ होगा, लेकिन नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, इसलिए 25 अक्टूबर को नहीं होगा। दूसरा बैच जो मैंने बताया था 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को अब पहला बैच प्रारंभ होगा 15 नवंबर को, और 15 नवंबर के बाद 10 दिसंबर से सेकंड, दूसरा बैच प्रारंभ होगा। पहला बैच 15 नवंबर, दूसरा बैच 10 दिसंबर। तो इस तरीके से आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप मेहनत करें, और जिस तरीके से आप लोग अभी तक मेहनत करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से आप करते रहें। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।